नमस्कार, मुद्दागरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोर्ट ने कृषि सुधार कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कानून पर रोक लगाई और इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। इस कमेटी में कोई पूर्व जज शामिल नहीं है और सभी सदस्यों के नाम कोर्ट ने तय किए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने अब भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। इस बीच 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस दिया और इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। सरकारी वकील ने खालिस्तानी संगठनों और पीएफआई के आंदोलन में होने का मुद्दा भी उठाया। सरकारी वकील ने कहा कि इस पर कोर्ट में कल आईबी की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। इसके साथ ही साथ लागू करने की जो कानून की प्रक्रिया है उस पर भी स्टे लगा दिया है, लेकिन अभी तक किसानों का रुख साफ नहीं हो पाया है। ज्यादातर किसान अभी भी इस बात पे टिके हुए हैं कि कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, और इसलिए कैसे उनको समझाया जाए, कैसे स्थिति जो बनी हुई है बॉर्डरों पर उसे खत्म किया जाए, आम लोगों की दिक्कतें खत्म किए जाए, इसी के प्रयास कोर्ट की तरफ से भी हो रहे हैं। ये कमेटी इसलिए गठित की गई जो दोनों ही पक्षों को सुने और किस तरीके के सुधार किसान चाहते हैं और क्या वो सरकार करने को तैयार है, ये कमेटी दरअसल बताएगी। साथ ही साथ ये कमेटी ये भी पता करेगी कि किसानों को खामियां कहां इस कानून में नजर आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। कुछ खास सहयोगी साथ हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से एहतशाम खान हमारे साथ हैं, सिंगू बॉर्डर से अमित सिंह हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले आज कोर्ट में क्या क्या हुआ एहतशाम से समझ लेते हैं। एहतशाम, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक कदम आगे बढ़ाया है कि इस समस्या का समाधान हो, और कदम आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि उन्होंने इस पूरे जो 3 कृषि सुधार कानून है जिस पर विवाद हो रहा था उस पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है, यानी कि ये लागू नहीं होगा। तो ये किसानों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि बातचीत के लिए आगे आएँ और बातचीत करें। सरकार से बातचीत नहीं हो पा रही थी, सरकार से कोई समाधान नहीं हो पाया, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें ज्यादातर कृषि के ही विशेषज्ञ हैं। उनका जो एक्सपर्टीज है वो कृषि से ही है, उसमें कोई कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है बल्कि कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश है कि ऐसे लोगों को कमेटी में रखें जो कि कृषि की क्या समस्याएं हैं, कानून से क्या क्या दिक्कतें किसानों को हो सकती हैं, उसको वो समझ सके और उसकी एक रिपोर्ट कि क्या दिक्कत है कानून में और क्या समाधान हो सकता है वो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ा के किसानों की तरफ रखा है, लेकिन किसानों की तरफ से कोई बहुत सकारात्मक रिस्पांस अब तक नहीं आया है और उन्होंने अभी तक अपनी क्लैरिटी नहीं दी है कि आगे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, जो ये कमेटी का गठन हुआ है क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है? कितने दिन में इस कमेटी को पता करके जो भी रिपोर्ट है वो कोर्ट तक सौंपनी है, या सिर्फ अभी कमेटी का गठन हुआ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगले आदेश तक, तो इसको आप एक इनडेफिनिट मान लें। आगे बीच बीच में हियरिंग होती रहेगी, उसमें कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से बातचीत चल रही है, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती और कमेटी भी अपनी तरफ से सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तब तक के ये हम मान के चले कि ये कानून जो है वो लागू नहीं होगा। लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है, ये 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से साल भर भी हो सकते हैं। तो अब सब कुछ निर्भर करेगा कि कमेटी में लोग कितने आते हैं, बातचीत क्या सकारात्मक हो रही है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट उससे कितना सेटिस्फाई होता है। ठीक है, जल्दी से अमित का रुख कर लेते हैं। सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है। सिंगू बॉर्डर पर इसलिए क्योंकि देखिए किसान लगातार वहीं डटे हुए हैं। अमित, अब नजर ये है जिस पर है कि किसान आगे की रणनीति क्या तय करते हैं, या किसान अब क्या सोचते हैं, कुछ पता चल पा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, आगे की रणनीति के लिए किसान नेता जो है इस वक्त बैठक करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो बैठक करेंगे और सिंगू बॉर्डर पे ही बैठक होगी, और जितने भी 40 किसान यूनियन हैं उन सभी यूनियन के जितने भी नेता हैं वो सभी नेता जो हैं उस बैठक में शामिल होंगे। और उसके बाद जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, रोक लगाया है कानून पर, और उसके बाद एक कमेटी फॉर्म की गई है, तो पहले ही बीते कल ही किसान नेताओं की तरफ से एक संयुक्त प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कमेटी में शामिल नहीं होंगे। और आज जब आदेश जारी
आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो मेरी किसान नेताओं से बातचीत हुई है, किसानों से बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि अब जो बैठक होने वाली है उस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि वो कमेटी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मसले का हल चाहता था और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने कहा कि ये कमेटी इसलिए फॉर्म की जा रही है क्योंकि इस कमेटी के सामने हर कोई जाएगा, अपनी जो उसकी जो बातें हैं वो सामने रखेगा और ये जो कमेटी है ये कमेटी केवल और केवल उनकी बातों को लेगी और उसके बाद रिपोर्ट फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बेंच के सामने और उसके बाद जो सीजीआई है उस पर फैसला सुनाएंगे। तो फिलहाल जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर बैठक शुरू होगी। जो 40 गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, चंदन है साथ हमारे। चंदन, वहां पर अब आगे की रणनीति कैसे तय होगी? देखिए, फिलहाल यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से राकेश टिकैत मौजूद हैं और वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी है उसको खारिज कर दिया है। ये कहा है कि हमने कभी भी मांग नहीं की थी कि कोई कमेटी बनाई जाए या कानून पर फिलहाल स्टे लगाना, उसको लागू करने पर, ये हमारी मांग नहीं रही। हमारी मांग सीधी है कि कानून को खत्म किया जाए। तो अभी गतिरोध बना रहेगा, यहाँ से हटने को किसान तैयार नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर से देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल आदेश आते हैं उसमें क्या कहा जाता है, क्योंकि किसान जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं है, कमेटी से बात करने को तैयार नहीं। उनका सीधा कहना कि पहले कानून खत्म हो, जो हमारी मांग है। ठीक है एहतशाम, एक चीज मैं आपसे और जल्दी से समझना चाहूंगी, जब यहाँ किसान संगठन के जो नेता मौजूद, माफ कीजिए, जो उनके वकील मौजूद थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जमीन हड़पी जा रही है। क्या एहतशाम कोर्ट ने तो इस बात का भी जिक्र किया कि अगर जमीन हड़पने का डर उन्हें सता रहा है तो कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं हड़पी जाएगी कभी भी? क्या उस पर सहमति बन पाई थी उस वक्त? बिल्कुल कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात कही कि अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो फिर हम इस पर विचार करेंगे कि क्या जमीन किसी की हड़पी जा सकती है। उस वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून के जो प्रावधान है उसको पढ़कर सुनाया और ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा और जो अब भी हो रहा है उसमें सिर्फ जो क्रॉप है यानी कि जो उपज हो रहा है उसको लेके कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई जमीन को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये तुषार मेहता ने अपनी तरफ से साफ किया, लेकिन कुछ वकीलों ने वहीं पर इस पर भी पॉइंट आउट किया और इस पर भी कई सवाल खड़े किए। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट के सामने इस पर कोई चर्चा ज्यादा नहीं हुई क्योंकि कोर्ट का मकसद अभी मेरिट पर बहस करना नहीं है, कानून पर बहस करना नहीं है। उनको ये देखना था कि कमेटी जो बन जाती है उसमें किस तरह से ज्यादा किसान शामिल हो बातचीत में और जो आंदोलन है उसको अलग कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए जिससे आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है, अब किसानों के ये जो वकील हैं एपी सिंह, वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। चंदन, ये जो देखिए कमेटी गठित की गई है, क्या किसान इसमें भागीदारी के लिए तैयार हैं? कोर्ट की तरफ से जो कमेटी गठित हुई है, अभी तक कुछ क्लियर हो पाया उनका स्टैंड? देखिए, बिल्कुल राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कमेटी की मांग नहीं की थी और वो कमेटी में शामिल नहीं होंगे। एकदम सीधा स्ट्रेट स्टेटमेंट राकेश टिकैत या भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आया है कि उन लोगों की ऐसी कोई मांग नहीं थी। वो सरकार से सीधी बात कर रहे थे, उनकी मांग सीधी है कि कानून को खत्म किया जाए। तो कमेटी के सामने फिलहाल उनका स्टैंड यही कि वो नहीं जाएंगे। बाकी किसान संगठनों की बात और है, वो मीटिंग करके फिर तय करेंगे कि क्या वो कमेटी के सामने पेश होकर अपनी बात रखेंगे। दूसरा मसला है कि जगह से जो गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या यहाँ से किसान अपना आंदोलन कहीं और शिफ्ट करेंगे? इस पर भी बीकेयू टिकैत ग्रुप ने कहा है कि वो यहाँ से कहीं शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, आंदोलन यहीं से चलेगा। उनको डाउट है कि एक बार आंदोलन अगर किसी किनारे चला जाए। चंदन, जरा रहिए, राकेश टिकैत का जिक्र आप कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा खास सुन लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत हमारे साथ। राकेश, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को लागू करने से फिलहाल उस पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे? देखो, हमारी डिमांड थी कि ये कानून वापसी हो, ठीक है, हमारी वापसी की। तो कोर्ट के जजमेंट पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट ने जो दे दिया भाई, कोर्ट का तो धन्यवाद रहता है जो कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हम अपना जो स्पष्ट वो है
वो हमारे लीगल जो एडवाइजर होंगे वो उसको रिपोर्ट अपना दे देंगे। अच्छा, एक कमेटी बनाई, इसमें भारतीय किसान यूनियन से जितेंद्र सिंह मान हैं, वो आपके हैं? कौन है जितेंद्र सिंह मान? ये बीकेयू के नहीं है? नहीं, कहाँ है, कहाँ के? कौन है ये भारतीय किसान? पता नहीं। भारतीय किसान यूनियन तो रजिस्ट्रेशन करवा कर आदमी नाम लिख रहे हैं, गुलाटी भी है इसमें। तो फिलहाल आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? धरना? हम अपना धरने चलते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहेंगे, अपने प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार से बात कर लेंगे। अच्छा, कोर्ट में चिंता इस बात को लेकर भी जताई गई है कि सर्दियों में बच्चे बूढ़े महिलाएं सब यहाँ बैठे हैं, हिंसा भी हो सकती है, ये भी डर जता है। नहीं, सर्दी में हिंसा का क्या सवाल है? कहाँ से आया सवाल? दो तरह के इश्यूज है, एक तो सर्दी की तकलीफ जो है वो अलग है और हिंसा का डर है ये अलग है, क्या कहेंगे? हिंसा का डर तो 15 दिन से है। इनका पूर्ण रूप से ये है कि पुलिस वालों पर गोली चल सकती है। ये प्रशासन की, सरकार की तरफ से आ रहा है। तो क्या प्रशासन, सरकार का ये प्लान है कि पुलिस वालों पर गोली चलवाई जा? तो इससे तो यही लगे कि जहां हिंसा और सर्दी की बात जहां आ रही है तो इसका मतलब सरकार हिंसा करवाना चाहती है। अच्छा, एक और सवाल है, क्या आप लोग यहाँ से शिफ्ट करना चाहेंगे? अगर कहा जाए कि यहाँ से शिफ्ट करके रामलीला मैदान या कहीं और जाएं तो? अरे, कानून वापसी ले लो, हम अपने घर जाएंगे। रामलीला मैदान में को हमें वहाँ रामलीला का पाठ करना। तो मतलब इस जगह से आप लोग अभी नहीं हटे? ना, हम नहीं हटते। हमें जो साफ संकेत दिख रहे हैं वो ये कि वो कमेटी के जो बातचीत होनी है उसमें भी शामिल नहीं होना चाहते हैं, जगह भी बदलना नहीं चाहते हैं। क्या वहां पर ये स्थिति फिलहाल कम से कम बन पाई हो कि जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, वो प्रदर्शन से हट जाएं? जी, अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद मैंने जसप्रीत सिंह से बातचीत की थी। जसप्रीत सिंह किसान नेता हैं, पंजाब हरियाणा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। उनसे मैंने बातचीत की थी अर्पिता, और उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो महिलाएं और बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से आए, किसी ने उनको बुलाया नहीं। और जो दूसरी बात जब मैंने उनसे की कि यहाँ से क्या शिफ्ट करेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि वो शिफ्ट करने की बात कही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो फिलहाल पिछले 45 दिनों से ज़्यादा हो गया, 48 दिन हो रहे हैं, वो लोग यहीं पर हैं। शिफ्ट करने की बात नहीं है। पूरी तरीके से अगर कानून रद्द कर दी जाए तो उसके बाद वो लोग खुद ही यहाँ से अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। तो कानून रद्द करने की बात को लेकर जो यानी जो डे 1 जो उनकी मांग थी, उसी मांग को लेकर वो अभी भी बरकरार है। फिलहाल थोड़ी देर में जो उनकी जो 40 जत्थे हैं किसान यूनियनों के सभी उन सबके नेता जो हैं वो बैठक करेंगे, और उस बैठक में उसके बाद तय किया जाएगा कि जो कमेटी फॉर्म की गई है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी में सभी किसान नेता जो उनकी बातें हैं उसे रखे, जो कानून को लेकर जो बातें हैं उसे रखे, और वो कमेटी जो है सीधे रिपोर्ट देगी। तो उस पर जो है थोड़ी देर बाद किसान नेताओं की बैठक शुरू होगी, और उसके बाद देखना होगा कि बैठक के बाद बैठक पर भी नजर रहेगी हमें, क्योंकि इस बैठक के बाद ही आगे की क्या रणनीति किसानों की रहनी वो क्लियर हो पाएगी। किसानों के वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस बीच खुशी जताई। जब तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है तब तक के लिए तीनों कानून स्टे कर दिए गए हैं। किसानों के लिए एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में 7 लोग हैं। उन सबके मिलकर के हर किसान की बात सुन करके या किसानों के द्वारा जो भी वकील या किसान खुद आकर के उन कमेटी में अच्छा बुरा बताएगा, वो सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। फिर कोर्ट उन रिपोर्टों को देख करके फाइनली लीगली डिसाइड करेंगे कि क्या किसानों के पक्ष में किया जाना चाहिए। अटॉर्नी का और गवर्नमेंट का सारा स्टेटमेंट कोर्ट ने मना कर दिया सुनने से, और बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम स्टे करेंगे। उन्होंने आज तीनों कानून स्टे कर दिए। एहतशाम, अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो कमेटी गठित की गई है इसमें किसान संगठन के जो नेता हैं वो शामिल हो पाए, उनको कैसे शामिल कराने की रणनीति बनेगी। और ये जो कमेटी बनी है, जरा इस कमेटी के बारे में भी बताइएगा, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? सिर्फ वो किसान संगठन या किसान कृषि क्षेत्र के कृषि एक्सपर्ट ही हैं, या और भी किसी क्षेत्र के लोग भी उसमें जुड़े हैं? देखिए, इससे पहले जो बातें हुई थी उसमें यही कहा गया था कि पूर्व जज की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। लेकिन फिर इस पे कुछ लोगों ने और किसान संगठनों की तरफ से यह आपत्ति जताई गई कि उनको शायद कृषि के बारे में या ज़मीन पर क्या हो रहा है उतनी जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कमेटी का गठन किया है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, वो कृषि के विशेषज्ञ हैं। तो उन लोगों को इसलिए रखा गया है कि वो जो
ज़मीनी हालात हैं, कृषि के दौरान जो किसान है वो किस तरह की परेशानियों से गुजरते हैं, उनको क्या दिक्कतें आती हैं, उसको वो समझते हो, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको लेकर क्या समाधान हो सकता है, इस पर जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेटी बनाई है। तो इस कमेटी में सिर्फ इसी तरह के लोग हैं, कोई भी पूर्व न्यायाधीश इसमें नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम ये सिर्फ चाहते हैं कि कानून में क्या खामियां हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट हमें दे, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आए। क्योंकि एक पक्ष जो सरकार है वो अलग तरह से उसको परिभाषित कर रही है, किसान अलग तरह से देख रहे हैं, तो एक निष्पक्ष राय सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, इसीलिए इस कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो ये काम कमेटी का है। अब उस कमेटी के सामने किसान संगठन जाते हैं या नहीं, और अगर नहीं जाते हैं तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसकी वैधता कितनी होगी, इस पर एक नया सवाल खड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कृषि एक्सपर्ट जो हैं वो शामिल हैं, कोई भी जज उस कमेटी में नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जो कानून के लागू होने की प्रक्रिया है, फिलहाल उस पर स्टे कोर्ट की तरफ से लगा दिया गया है। लेकिन इन दोनों ही चीजों पर किसान संगठन के जो वकील वहां पर मौजूद हैं, नेता और किसान संगठन जो है, वो उससे सहमति नहीं जताते नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि बीच का रास्ता कैसे और कब निकलेगा। अभी भी लेकिन यथास्थिति बनी हुई है, बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, कई जगहों पर देखिए बैठक हो रही है और किसान उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। यहां कोर्ट ने इस बात की भी चिंता जताई थी कि जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनको कम से कम प्रोटेस्ट वाले एरिया से हटा दिया जाए उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है। उस पर भी कोई सहमति फिलहाल बनती नहीं आ रही। एक संगठन जो कोर्ट में आज मौजूद था, उन्होंने जरूर इस पर सहमति जताई कि ठीक है, बच्चे, बूढ़े और जो महिलाएं हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो संगठन किसानों के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, उसमें से खास बात आज ये भी रही कि उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी वकील कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था। बड़े बड़े 4 वकील आज मौजूद नहीं थे। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, पहला तो यही कि कमेटी गठित की गई है। अब ये कमेटी एक बार फिर से हो सकता है आने वाले दिनों में अगले आदेश तक अपनी रिपोर्ट बनाने वाली है। उसके बाद ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में कैसे किसानों को शामिल इसमें किया जाएगा जब ये रिपोर्ट बनेगी, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, देखिए, आपने राकेश टिकैत से बात की, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि वो प्रोटेस्ट को इस जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई कानून वापस लो और हम घर जाएं। क्या उन्होंने इस बात पर बात की कि कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं, कम से कम आप उनको वहां से हटा दीजिए। क्या उस बात तक के लिए सहमत हैं क्या वो? बिल्कुल नहीं अर्पिता। देखिए, राकेश टिकैत का सीधा कहना है कि उनका आंदोलन चलता रहेगा। उनकी मांग है कानून खत्म किया जाए, हम सभी को लेकर के अपने अपने घर चले जाएंगे। पहले दिन से हमारी मांग यही है, हम आंदोलन को नहीं शिफ्ट करने वाले हैं, कमेटी के सामने कोई बात नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी मांग वो है नहीं। तो अपनी तरफ से एक स्टैंड जो राकेश टिकैत ने क्लियर किया, जो कि पश्चिमी यूपी के एक बड़े किसान नेता हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पे खास करके एक बात करें तो पूरा जो ब्लॉकेज है, जो अभी तक खींचतान है, वो उसमें राकेश टिकैत जो है उनके ग्रुप के किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क आज भी बंद है। देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब विस्तार से जानकारी मिलेगी कि कोर्ट ने क्या क्या उसमें लिखा है, उसके बाद जब मीटिंग होगी और क्या फैसला होगा, तब देखना होगा कि गतिरोध कहां तक शांत होता है। लेकिन अभी के हालात यही हैं कि फिलहाल किसान नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो कहीं भी आंदोलन को अपना शिफ्ट करें। वो केवल लेकिन चंदन, आज जब आपने उनसे सवाल पूछा राकेश टिकैत से, तो उन्होंने बीएस मान के नाम पर भी बोला कि ये बीएस मान कौन है? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, ये उनके ग्रुप के नहीं हैं। एक बात मैं साफ कह दूं कि भारतीय किसान यूनियन के नाम से तमाम संगठन हैं, दर्जनों संगठन हैं, अलग अलग ग्रुप हैं उसमें। और राकेश टिकैत का सीधा कहना कि ये हमारे आदमी नहीं, ना इनसे कोई हमारा संपर्क है। यानी कि राकेश टिकैत ग्रुप के नाम से अगर बीकेयू बात करें, भारतीय किसान यूनियन के नाम से अगर कोई व्यक्ति है, तो वो जरूरी नहीं कि हमारे संगठन का हो। तो उस नाम को राकेश टिकैत ने खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी बात की कमेटी के प्रपोजल को ही खारिज किया है कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने कमेटी की मांग रखी ही नहीं थी। तो एक तरफ से अपना जो भी स्टैंड है उनका, वो एक बार क्लियर कर दिया है। दोबारा एक बार फिर उनकी मीटिंग होनी है सारे किसान नेताओं की, और फिर क्लियर होगा कि वो क्या करेंगे, फाइनली उनका क्या। ठीक है, देखिए, जहां एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त आपसे थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, जिसमें आगे रणनीति तय होगी किसानों की कि उनको क्या करना है, वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो कि बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि वो प्रदर्शन स्थल से फिलहाल हटने नहीं वाले हैं जब तक उन तीनों कानून जो है वो वापस नहीं लिए जाते हैं। आप सब नजर बनाए रखिए।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन पर आ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है, जिसके लिए देश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप की सप्लाई शुरू हो गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की खेप लेकर कुछ ट्रक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से विमान के जरिए वैक्सीन देश के कई शहरों के लिए रवाना किया गया। वैक्सीन ले जाने के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। पुणे से ये वैक्सीन दिल्ली, करनाल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत 12 शहरों के लिए भेजी गई। कोरोना वैक्सीन के इन डिब्बों पर सर्वे संतु निरामयः लिखा हुआ है, यानी सभी लोगों के रोगमुक्त होने की कामना की गई है। पुणे से भेजी गई वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची। विमान से ये वैक्सीन दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट से इन वैक्सीन को स्टोर रूम में भेज दिया गया। कोविशील्ड की इस खेप में 34 बॉक्स है, जिनका वजन 1008 किलोग्राम है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में स्टोरेज रूम बनाया गया है। तो अब वैक्सीन का जो इंतजार लोगों को था वो तकरीबन खत्म हो रहा है, क्योंकि देखिए 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम यानी टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इसके लिए अलग अलग राज्यों में सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर ये वैक्सीन पहुंचनी है, जिसका सिलसिला आज से शुरू भी हो गया है। पुणे से वैक्सीन आ रही है और अलग अलग राज्यों में इस वक्त पहुंच रही है। एक खास टेम्परेचर में इनको रखा जाता है, उसका प्रबंध पहले से ही कर लिया गया है ताकि पुणे से अलग अलग शहरों तक पहुंचने में ये जो वैक्सीन है पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। 12 शहरों में ये वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। इनमें से अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, ये तमाम शहर हैं जहां पर इस वक्त वैक्सीन पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद टीकाकरण की प्रक्रिया 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। आप जैसा कि पहले ही सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि पहला जो दौर चलेगा उसमें कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनको वैक्सीन लगेगा, उनको वैक्सीनेशन उनका होना है। उसके बाद आम लोगों तक ये वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी, यानी 16 तारीख से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनका सीधा सामना होता है कोरोना वाले मरीजों से, उनको पहले टीका लगेगा। उनके टीकाकरण की ये प्रक्रिया 16 तारीख से शुरू होगी। तो वैक्सीन का इंतजार अब लगभग देखिए खत्म हो चुका है, क्योंकि अलग अलग शहरों में वैक्सीन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई जगहों की हमने तस्वीरें भी देखी जब विमान के माध्यम से ये जो वैक्सीन है ये एयरपोर्ट पर पहुंची, फिर वहां से इन्हें शिफ्ट किया गया। अलग अलग स्टोर जो बनाए गए थे, स्टोरेज रूम जिसको कह सकते हैं, वहां पर इनको पहुंचाया गया है और धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसे ही अभी आने वाले कुछ दिन चलेगा, क्योंकि 16 तारीख से ये टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है और उससे पहले जो वैक्सीन है वो अलग अलग राज्यों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसी ही तैयारियां यहाँ राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरे गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको फॉलो भी राज्य सरकार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक खास टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए विमान से लेकर स्टोरेज रूम तक पहुंचने तक की जो प्रक्रिया है उसमें उसका ख्याल रखा जा रहा है। पुणे इंस्टीट्यूट से जैसे ही ये वैक्सीन निकल रही है वहीं से अगर कहिए तो उसका ख्याल रखा जा रहा है कि एक टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अलग अलग ऐसे प्रबंध, ऐसी व्यवस्था की गई है। फिलहाल खुशी और राहत की बात यह है कि जिस महामारी से अभी तक हम जूझते आए हैं उससे निजात पाने की जो घड़ी है वो लगभग पास है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक रावत हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं और चंद्रमोहन पटना से हैं। पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं 16 तारीख से पहले, और क्या दिल्ली में ये पहुंच चुकी हैं वैक्सीन? जी अर्पिता, इस वक्त हम राजीव गांधी अस्पताल में हैं। दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है, कोविड अस्पताल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, जो कि वैक्सीन जो दिल्ली के लिए आएंगी वो वैक्सीन को इसी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। सामने हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये वो बिल्डिंग है, ये ब्लॉक है जिसमें 3 फ्लोर का ये ब्लॉक है। इसी ब्लॉक में जो है वो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं और काफ़ी दिनों पहले इसकी तैयारी कर ली गई थी और ये कहा गया था कि जब भी वैक्सीन दिल्ली के लिए जो वैक्सीन आएगी उन सभी को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाएगा और यहीं से वो अलग अलग सेंटर्स पर जाएंगे, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर ये जो वैक्सीन है वो पहुँचाई जाएगी। लेकिन उससे पहले तैयारी
तैयारियां अगर आपको दिखाएं तो थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से राजीव गांधी के लिए जो कंटेनर है वो निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद जो वैक्सीन है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन इस वक्त तस्वीर आप देखिए कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं, बैरिकेड कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात हैं और अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं ताकि उसके जरिए भी निगरानी जो है वो रखी जा सके। तो सामने आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जहाँ पर सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है पूरे सेंटर की, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि 16 तारीख को जिस दिन से ये वैक्सीन लगनी शुरू होनी है उससे पहले ये वो वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाए जाएंगे। और आज ये जो वैक्सीन है वो अब थोड़ी देर बाद, ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अब यहाँ पर वैक्सीन जो है वो पहुंच जाएंगी और उसके बाद उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। अर्पिता, ठीक है, पटना का भी रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन है हमारे साथ। चंद्रमोहन, वहां पर वैक्सीन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए अभी हम स्टेट वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीन उतरा है और उसके बाद यहाँ पर लाया गया है। 5,54,000 वैक्सीन यहाँ पर पहुँचा है जो लोगों तक पहुँचाया जाएगा। उससे पहले जो राज्य सरकार की ओर से ये स्टेट वैक्सीन सेंटर बनाया गया है जिसमें वॉकिंग कूलर मतलब बड़े जो फ्रिज लगाए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें एक फ्रिज में 3 लाख वैक्सीन रखा जा सकता है। और वैसे यहाँ पर 5 बड़े फ्रिज लगाए गए हैं जिसको वॉकिंग कूलर भी बोला जाता है। और फिर यहाँ से 10 रीजनल सेंटर जो है बिहार में बनाए गए हैं, वहाँ पर यह वैक्सीन ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये स्टेट वैक्सीन सेंटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वैक्सीन आने की बात सामने आई थी उसके बाद से ही राज्य सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थी। जो रीजनल वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं यहाँ से वैक्सीन वहाँ ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाएगा, जिसके लिए जो मशीनें खरीदी गई हैं उसमें तकरीबन 529 डीप फ्रीजर है, 416 ILR मशीन है जिसको आइसलैंड रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है, और फिर उसके अलावा आइस बॉक्स लाखों की संख्या में है जिसमें वैक्सीन रखकर और फिर जो बूथों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये सामने जो है यही स्टेट वैक्सीन सेंटर है। तो जैसे ही पटना में पहुंचा है वैक्सीन, उसके बाद से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और फिर एस्कॉर्ट करके यहाँ पर वैक्सीन को लाया गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि इसको यहाँ से रीजनल सेंटर भी भेजा जाए। तो राज्य सरकार की ओर से तैयारियां जो है वो पूरी हैं और अब जो स्वास्थ्य सचिव ने बताया उसके मुताबिक 10:45 पर पटना के IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और फिर वहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। फ्रंट रनर जो है स्वास्थ्यकर्मी, उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की बात राज्य सरकार की ओर से तय करना है कि फिर वो किनको दिया जाएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। तकरीबन 2.5 करोड़ जो है वो 0.5 ml का ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज है वो आया है जिसको डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया गया है। तो राज्य सरकार की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब वैक्सीन भी आ चुका है जो 16 तारीख से जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से लखनऊ का रुख भी कर लेते हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ हैं। अजीत, लखनऊ में क्या खास तैयारी है और क्या वहां पर भी वैक्सीन पहुंचनी शुरू हो गई? देखिए, बिल्कुल वैक्सीन 4 बजे यहाँ पर पहुँचेगी और जहाँ मैं मौजूद हूँ आपको बता दूँ, अपने पीछे की तस्वीरें दिखा दूँ कि ये लखनऊ का जो DG हेल्थ है उनका जो एक कहा जाता है कि उनकी दफ्तर है और यहाँ जो जहाँ पर वैक्सीन रखी जाएगी उसका एक नीचे अंदर जो है जहाँ पर कंट्रोल रूम एक तरीके से होता है वहाँ पर बनाया गया और इसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं। अगर आप देखें तो पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो लखनऊ का जो नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर यह दफ्तर, और 4 बजे यहीं पर जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद आएंगे वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से और सीधे यहाँ पर आएंगे। तो पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात। हमने अंदर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर चलाई है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कैसे रखे गए हैं, जो बॉक्स हैं वो कैसे रखे गए और वैक्सीन को कैसे रखा जाएगा। तो तैयारियां पूरी हैं। 11 लाख वैक्सीन पहले चरण की जो है वो यहाँ पर आ रही है और आज शाम को यहाँ पर पहुंचेगी। उस सरकार के कई सारे जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सुबह ही कहा था कि हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई और तैयारियां पूरी। इसी सेंटर से जहां हम खड़े हैं यही जो गोदाम है जहां पर रखा जा रहा है वैक्सीन को, यहीं से उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल पर भेजा जाएगा वैक्सीन। ठीक है अजीत, रहिए जरा सा। देखिए, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ युद्ध में सफलता के लिए भारत ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आज तड़के वैक्सीन की पहली खेप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रवाना हुई। कुछ ही घंटों में वैक्सीन की पहली खेप देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई। कई जगहों पर वैक्सीन पहुंचने पर जबरदस्त उत्साह दिखा। वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। शुरुआती खुराक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े लोगों को दी जाएगी।
निर्णायक मोड़ पर पहुंची कोरोना की जंग। पहुंचने लगी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीन की पहली खेप का इंतजार खत्म। अब दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकले ये 3 ट्रक भारत की उम्मीदों के ट्रक हैं, जिस पर सदी की सबसे बड़ी महामारी से जंग का असलहा लदा है। शायद यही वजह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस से पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जब ये ट्रक निकले तो उनकी सुरक्षा के वैसे ही इंतजाम नजर आए जैसे किसी वीआईपी के लिए होते हैं। पुलिस के पहरे में एयरपोर्ट पहुंचने के बाद विमान तक पहुंचाने के लिए एयर कंडीशन ट्रक से जो बड़े बड़े डब्बे उतारे जाने थे वो सब के सब कोविशील्ड वैक्सीन से भरे थे। कोविशील्ड यानी कोरोना वायरस को मारने वाला सबसे बड़ा हथियार। कोरोना के खिलाफ जंग में आजमाए जाने वाले सबसे बड़े हथियार को हवाई अड्डे पर पहुंचाने वालों को भी पता नहीं था कि आखिर इन्हें जाना कहां है। लेके जाने की तैयारी है सर। पता नहीं, हम गाड़ी लेके आए हैं। गाड़ी लेकर के आए हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद शायद पता नहीं। अहमदाबाद नहीं, कहाँ जाए? नहीं, हमको कुछ नहीं है, नो आइडिया। कहाँ से आए? कहाँ से? अरब सर, सीरम इंस्टीट्यूट से। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अलग अलग विमानों से इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने की तैयारी ने जोर पकड़ ली। बताया गया कि सुबह पूजा के बाद ट्रकों में लाद कर देश के 12 शहरों तक पहुंचाने के लिए वैक्सीन की खेप भेजी गई, जिसमें 56,50,000 वैक्सीन की डोज थी। इन्हें 9 अलग अलग विमानों से तय जगहों के लिए रवाना किया गया। उड़ान भरने के कुछ ही घंटों के अंदर जिन 12 शहरों को वैक्सीन मिलने का इंतजार खत्म होगा वो हैं दिल्ली, करनाल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी। वैक्सीन की खेप को भेजने के लिए जैसी तैयारी दिखी, उसे पाने वाले शहरों में उससे भी बड़ी तैयारी नजर आई। वैक्सीन की सुरक्षा और उसे खास होने का एहसास देने के लिए पुलिस के पहरे का इंतजाम तो दिखा ही। अहमदाबाद में तो एयरपोर्ट से वैक्सीन की खेप ले जाने वाली गाड़ियां माला से सजी धजी भी नजर आईं। 1050 को कोविशील्ड की वैक्सीन पुणे से आ रही है, जिसका 2 डोज सबको देने का है, लेकिन अभी फर्स्ट डोज के लिए व्यवस्था पूरी आज आ रही है। 2,76,000 डोज अभी बाय एयर यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ रहा है। बाकी बाय रोड भी आ रही है, जो सूरत, बड़ौदा, राजकोट के लिए बाय रोड भी आ रही है। 2,76,000 जो आ रही है वो वैक्सीन में से अहमदाबाद, गांधीनगर एंड भावनगर जोन को दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और सबसे लंबी लड़ाई का शंखनाद एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कर दिया था। पीएम के बिगुल फूंकने के बाद ये तेजी दिखनी ही थी। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई में वो अहम पल भी अब दूर नहीं जब वायरस विनाशनाशक वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से ठीक है राजीव गांधी अस्पताल में हम मौजूद हैं। आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से जो कंटेनर है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। कंटेनर देखिए, इसमें वैक्सीन को लाया गया है और एयरपोर्ट से वैक्सीन अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर लगातार तैयारी की जा रही थी कि किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन को पहुंचाया जाना है। ये देखिए कंटेनर सामने लाइव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि इस तरीके से जो कंटेनर है वो यहाँ पर मौजूद है। अब थोड़ी देर बाद जो बॉक्सेस हैं उनको निकाला जाएगा। कोल्ड स्टोरेज जो बनाया गया है, ये जो ब्लॉक आपको सामने नजर आ रहा है, कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। यहीं पर वैक्सीन को रखा जाएगा। करीबन 100 से ज्यादा रेफ्रिजरेटर बनाए गए रखे गए हैं जिनके अंदर वैक्सीन को रखा
जाना है और इसी जगह से, इसी कोल्ड स्टोरेज सेंटर से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर, दिल्ली के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे वहां पर ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर कि किस तरीके से जो कंटेनर है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और अब यहाँ से जो वैक्सीन के जो बॉक्सेस हैं वो अंदर ले जाए जाएंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है, ये साफ नहीं है अधिकारियों की तरफ से किया गया है कि कितनी डोजेज जो है वो अभी दिल्ली के लिए पहुंची हैं, लेकिन साफ तौर पर ये कि पहली खेप जिसका लंबे समय से सबको इंतजार था कि वैक्सीन कब बनकर आती है। ये देखिए किस तरीके से जो वर्कर्स हैं, जो अधिकारी वहाँ पर है वो क्लैप करते हुए, तालियां बजाते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं जिससे कि तालियां बजाकर स्वागत किया है वैक्सीन का, जिसका लंबे समय से सबको इंतजार था, ताली बजाकर स्वागत किया गया और इस वक्त वैक्सीन को निकालने की तैयारी की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से वैक्सीन के जो बॉक्सेस बनाए गए हैं, जो दिल्ली के लिए जो वैक्सीन आई है वो वैक्सीन अब राजीव गांधी अस्पताल में पहुंच चुकी है और किस तरीके से अब उनको निकालकर अब अंदर ले जाया जाएगा। अंदर 3 फ्लोर का कोल्ड स्टोरेज सेंटर बनाया गया है जहां पे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगे हैं, 100 से ज्यादा रेफ्रिजरेटर रखे हैं और वहां पर इन वैक्सीन को रखा जाएगा। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अभी जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने स्वागत किया है। और पहले फेज की बात की जाए दिल्ली में तो करीबन 9 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। और ये देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो बॉक्स निकाला है, इसी बॉक्स में वैक्सीन रखी गई है और उसको अब अंदर ले जाया जा रहा है। ये देखिए बड़े एहतियात तरीके से आप देखिए किस तरीके से, ये पहली तस्वीर है वैक्सीन की जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के लिए जो आई हुई वैक्सीन है वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजीव गांधी अस्पताल से, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये देखिए ये दूसरा बॉक्स, ये 2 बॉक्स अब तक निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि कैसे काफी बॉक्सेस बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग डोजेस रखी गई हैं। ये तीसरा बॉक्स निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सारे बॉक्सेस को अंदर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है। तो ये लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं राजीव गांधी अस्पताल से, जब जो अस्पताल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ाई गई थी। ये सेंटर जो है काफी दिनों पहले तैयार कर दिया गया था और ये तय कर दिया गया था कि किस तरीके से वैक्सीन को कहां पर किस तरीके से रखना है और यहाँ से कैसे अलग अलग सेंटर्स पर ले जाया जाना है। तो ये देखिए लगातार बॉक्स निकला, एक और बॉक्स निकाला गया है, चौथा बॉक्स है, लगातार बॉक्स निकाले जा रहे हैं और इन्हीं बॉक्सेस में वैक्सीन को रखा गया है, मार्क किया गया है और साफ तौर पर यही वैक्सीन जो है वो अब आम लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। तो बड़ा लंबा इंतजार और उस इंतजार के बाद अब लोगों को वैक्सीन दिखने लगी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजीव गांधी अस्पताल से कि ये देखिए एक के बाद एक, ये 5वां बॉक्स, एक और बॉक्स निकला है। तो ये पूरा जो कंटेनर है वो यहाँ पर पहुंचा है, एयरपोर्ट से यहाँ पर लाया गया है और अब इस कंटेनर को खाली किया गया। हालांकि सिर्फ एक ही कंटेनर यहाँ पर पहुंचा है और ये पहली खेप है, इसके बाद और भी खेप आएंगे वैक्सीन की। लेकिन अभी देखिए 6वां एक और बॉक्स निकाला गया है। तो ये अलग अलग डोजेज जो है वो फिलहाल यहाँ अस्पताल में पहुंच गई हैं और बताया जा रहा है कि 16 तारीख से जब ये शुरू होगा तो उससे पहले ये अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। वहां पर लोगों को वैक्सीन के लिए किस तरीके से वैक्सीन सेंटर में काम किया जाना। ये देखिए एक और बॉक्स निकाला गया है, 7वां बॉक्स है। तो इसी तरीके से लगातार बॉक्स निकाले जा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन रखी है और डोजेज रखी हुई हैं। हालांकि तय नहीं कितनी डोजेज आई है। एक और बॉक्स, 8वां बॉक्स है, लगातार बॉक्स निकल रहे हैं और इसको देखने के लिए, इसको जाने के देखिए क्लैपिंग करते हुए, तालियां बजाते हुए लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो यहाँ पर तैनात हैं वो स्वागत कर रहे हैं ताली बजाकर कि उनको भी ये काफी दिनों से इसका इंतजार था। और सबसे पहले जब वैक्सीन लगाई जाएगी तो उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की मदद की है, लोगों का इलाज किया। ये देखिए एक और बॉक्स निकला है। तो लगातार बॉक्स निकाले जा रहे हैं और उनको पहुंचाया जा रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये यहाँ पर तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई थी। लगातार बॉक्सेस यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं, बैरिकेड कर दिया गया था, सुरक्षा घेरे में तैनात कर दिया गया था। तो लेकिन हम लगातार कोशिश करें कि ये देखिए जो कंटेनर है वो यहाँ पर लाया गया है। थोड़ी देर पहले ही कंटेनर यहाँ पर पहुँचा है और उस कंटेनर से एक एक करके जो बॉक्सेस है उनको निकाला जा रहा है। ये बैरिकेड जो है तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के इंतजामों को थोड़ा दिखाएं तो किस तरीके से किए गए हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और उसके बीच जो है कंटेनर यहाँ पर पहुँचा है। और ये देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक जो बॉक्सेस है वो निकाले जा रहे हैं। एक और बॉक्स निकाला गया है इस वक्त। ये देखिए तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो वैक्सीन की खेप है जो दिल्ली पहुंची है वो यहाँ पर अब एक और बॉक्स निकाला गया, एक के बाद एक, और काफ़ी एहतियात बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर इसके लिए तैयारी की गई थी, कुछ रिहर्सल भी कराई गई कि अगर बॉक्सेस आएंगे तो उनको किस तरीके से ले जाना है, कोई टूट फूट ना हो, किसी तरीके से इंतजाम किया जाना है। तो ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि राजीव गांधी अस्पताल में कैसे जो है वो अब वैक्सीन पहुँच गई है और ये वैक्सीन अब यहाँ से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाई जाएगी। करीबन 16 तारीख से जब ये लगना शुरू हो जाएगा तो उससे पहले सारे जो सेंटर्स बनाए गए, जो तय किया गया, जो मानक तय किया गया कि कितनी डोजेज जो है वहाँ पर पहुँचनी है, वो एक सेंटर पर कितनी डोज होंगी उस हिसाब से ये तय किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर भेजा जाएगा। हालांकि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो देखिए अधिकारी यहाँ पर हैं, लगातार तालियां बजाकर उन्होंने स्वागत किया है कि जब वैक्सीन यहाँ पर आएंगी तो उसका किस तरीके से स्वागत किया जाना है। पूरा देखिए प्रोटोकॉल के तहत ये देखिए एक के बाद एक बॉक्सेस जो है वो निकल रहे हैं और हम आपको लगातार ये
तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा कंटेनर है उसको लाया गया था। हालांकि ये कहा गया है कि ये पहली खेप है, पहली खेप में भी अभी कुछ और जो है कंटेनर आ सकते हैं। आज या कल में कुछ और कंटेनर आएंगे और वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो पूरी तैयारियों के साथ जो है वैक्सीन पहुँच गई है दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में, जिसको एकमात्र स्टोरेज बनाया गया है फिलहाल दिल्ली में। अगर दिल्ली की बात की जाए और दिल्ली में जो भी वैक्सीन जिस सेंटर तक जाएंगी वो इसी कोल्ड स्टोरेज से जाएंगी। तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई थी। ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो उसके लिए तैयार कर दिया गया था और बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। इसको इस प्रकार से तैयार किया गया था ताकि वैक्सीन को रखा जा सके। कई सारे रेफ्रिजरेटर यहाँ पर रखे गए हैं, कई सारे मानक तय किए गए हैं और अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए एक और बॉक्स निकाला है। लगातार बॉक्सेज जो है निकाले जा रहे हैं और सुरक्षा का इंतजाम काफ़ी ज़्यादा है। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर फिलहाल किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन इस बीच जो है वो तैयारियाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा करी गई थी। हफ्ते भर पहले से ये तैयारियाँ की गई थी। जो रूम है वो तैयार कर दिए गए थे, जो स्टोरेज है वो तैयार कर दिए गए थे और ये ट्रायल भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है। वैक्सीन को लेकर भी जो ट्रायल बराबर होता रहा, ड्राई रन होता रहा। अब उसकी परीक्षा होगी कि वो किस तरीके से वहाँ तक वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। तो जो तैयारियाँ हैं उसमें ये कहा गया है कि अब यहाँ से इसी प्रकार से छोटे छोटे कंटेनर के जरिए अलग अलग सेंटर्स पर ये वैक्सीन जो है वो पहुँचाई जाएगी। उस दौरान भी ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, पूरा एहतियात बरती जाएगी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलग अलग सेंटर पर पहुँचाई जाएगी। लेकिन 16 तारीख से पहले ये पहुँचानी है। 16 तारीख को जब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी तो तब तक वैक्सीन जो है हर सेंटर पर पहुंच जानी चाहिए। एक नियमित संख्या तय की गई है जिसके हिसाब से ही वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये अधिकारियों को बताना है कि कितनी डोजेज जो है वो पहले चरण में उनको मिली है। हालांकि साफ तौर पर दिल्ली सरकार का कहना है कि 9 लाख लोग चयनित किए गए हैं, जिसमें से 3 लाख हेल्थ वर्कर हैं और 6 लाख फ्रंट लाइन वर्कर हैं। इन 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। इतनी वैक्सीन क्या दिल्ली के पास पहुंच गई है ये देखना होगा। लेकिन लगातार जो बॉक्सेस वो निकल रहे हैं, देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है हर बॉक्स का। जब भी बॉक्स उतरता है उसका तालियों से स्वागत किया जाता है, उसे बड़े आराम से अंदर ले जाया जाता है। तो तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की हुई हैं और दिल्ली सरकार ने एक और ऐलान किया था कि जो वैक्सीन दिल्ली में लगेगी वो मुफ्त में होगी, किसी को इसका कोई पैसा नहीं देना होगा। तो सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि वैक्सीन का इंतजार तो लोगों को है ही, काफ़ी लंबे समय से इंतजार रहा है। लेकिन अब ये वैक्सीन मुफ्त में दिल्ली में लगाई जाएगी, ये भी साफ तौर पर सरकार ने किया है। लेकिन अब जो है वो कंटेनर खाली हो चुका है। करीबन हमारे सामने 15 से 16 बॉक्सेज जो है वो निकाले जा चुके हैं और अब कंटेनर जो है वापस जा रहा है। कंटेनर खाली हो चुका है। जो सुरक्षा जो जिस तरह के बैरिकेड लगा दिए गए थे वो बैरिकेड अब हटाए जा रहे हैं, कंटेनर वापस जा रहा है। लेकिन ये जानकारी दी गई है कि अभी और भी कंटेनर जो है वो आ सकते हैं। हालांकि पहली खेप में कितने कंटेनर पहुंचे हैं ये साफ नहीं किया, लेकिन एक कंटेनर जो एयरपोर्ट से पहुंचा था उसको पूरा खाली कर दिया गया। तो ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल से। हमने आपको दिखाया कि न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे वैक्सीन की डोजेज जो हैं वो पहुंची हैं। बिल्कुल, यानी दीपक जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं राजीव गांधी अस्पताल की, वहां देखिए अब वैक्सीन जो है वो पहुंचनी शुरू हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने वैक्सीन की पहली खेप निकलने पर खुशी जताई। अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के खरीदना है वो 1000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है। कोरोना महामारी ने आपसे सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और अब बात बिग बॉस